सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर और 2017 का प्रीवियस पेपर हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है कि इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका ये कंप्यूटर पेपर होता है ये 8वां पेपर होता है जो कि 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सूचना के घटक हैं। तो ऑप्शन जैसे दिख रहा है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप दिख रहा है कि सूचना के घटक है, यानी सूचना के कौन कौन से ऐसे कारण है या जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया और संप्रेषण, तो इन तीनों की नीड हमें होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सूचना के घटक होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संप्रेषण। क्लियर। देखिए फिफ्थ आपका प्रश्न है कि शिक्षा में, यानी सिंपल कहें तो दूसरा 2017 का ये पूछा हुआ प्रश्न है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से ये पढ़ा था, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही हो जाएगा, विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपका प्रश्न है कि कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम से, हार्डवेयर माध्यम से, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएगा, मुख्य माध्यम भी हो जाएगा और हार्डवेयर माध्यम भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ज्यादा सही आंसर है ये क्या हो जाएगा, अ एवं ब दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 आपका प्रश्न है कि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में, उपयुक्त सभी में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट में भी होता है, ईमेल में भी होता है, ई कॉम में भी होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद से देखिए अगला आपका प्रश्न है कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। तो शैक्षिक कार्यक्रमों के जो भी प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन, कृषि दर्शन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, तो वो हो जाएगा ज्ञान दर्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे 16, ये यहाँ से अब अति लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जाता है जो कि 1-1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का आविष्कार जो किसने किया, तो चार्ल्स बेबज ने। और फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर कर दूं, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का आधुनिक जन्मदाता कौन है, सो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा बिल गेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वो जनक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये चार्ल्स बेबज ने किया, लेकिन अगर आधुनिक टाइम का पूछे तो बिल गेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबज। उसके बाद देखिए अगला 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है कि हैकर्स क्या है, लिखिए हैकर्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया का संचालन को अपने बस में कर लेता है तथा कंप्यूटरों की सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, उसे हम हैकर्स कहते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बट देखिए कॉपी में जब लिखने की बात आती है तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो सिंपल है कि जो व्यक्ति यानी कोई जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर के सिस्टम की प्रक्रिया का यानी वो खुद चलाए, ठीक है, और जो भी कंप्यूटर में जो कुछ भी पासवर्ड इस तरीके से उसमें कुछ भी अपलोड कर देना, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हैकर्स होता है। ठीक,
यानी जो भी आपका डाटा होता है वो चुरा लेता है, और यानी सिंपल कहे तो वो जो कुछ अपनी मर्जी है वो कर सकता है, उसको हम हैकर्स कहते हैं। 28 प्रश्न है कि कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। ये भी बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, अब वह केवल दो व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर तो बढ़ रहे हैं, बट जो लोगों के लिए जो रोजगार था वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर आने से कि जो लोगों को जो रोजगार मिलता है इसमें अच्छा हुआ या बुरा। सो फ्रेंड्स, उनके लिए देखिए, क्योंकि पहले क्या 20 व्यक्ति उसके लिए देखिए 20 व्यक्ति काम करते थे तो 100% तय है कि उनको सैलरी मिलेगी। बट जब से कंप्यूटर आ गया है तो वहाँ पे केवल 2 व्यक्तियों की ही नीड होती है, और जितने भी व्यक्ति हैं उनको हटा दिया जाता है। सो यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा, यानी यहाँ पे यही कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के जो जनरल वर्क है, ठीक है, उसको करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, अब केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का अर्थ हो गया, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है ये प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 29 प्रश्न है कि सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। तो यानी कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होता है तो उसके क्या गुण हैं, उसकी विशेषता बताना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, और सूचनाओं में पूर्णता होना चाहिए। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसमें ये ना हो कि कंफर्म ना हो और वैसे ही इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। तो ये सूचना यानी इंफॉर्मेशन के 2 गुण होते हैं। यानी सबसे पहले तो विश्वसनीयता होना चाहिए, वैध होना चाहिए, और उसमें पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी पूर्णता होना चाहिए। ठीक है, 30 यानी प्रश्न है कि यहाँ पे भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। तो भारत में इंटरनेट सेवा का विकास जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। ठीक है, 1995 में इंटरनेट सेवा का विकास हुआ था। 31 प्रश्न है कि इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरनेट के प्रमुख भाग जो कि है, यहाँ पे कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मॉडेम है, नेटवर्क है, उपग्रह है, संचार है, केबल और नेटवर्क है। तो ये इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि यहाँ से आपका लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जाता है। स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है, यानी डिजिटल श्यामपट्ट किस प्रकार लाभदायक है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल श्यामपट्ट आपने जरूर 100% देखा होगा। तो देखिए स्मार्ट कक्षाएं आज शैक्षिक समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, स्मार्ट कक्षाओं से आशय उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा देने के लिए किसी विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ नए नए तकनीकी साधनों द्वारा अध्ययनकर्ताओं को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यह कक्षाएं आज श्रम, व्यय तथा समय की बचत भी करता है, इसका प्रमुख साधन है। और इन कक्षाओं में शिक्षा ऑनलाइन दी जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि स्मार्ट क्लासेस या स्मार्ट जो भी आपने डिजिटल श्यामपट्ट देखा होगा, तो उसमें हमने देखा है कि ना ही आपको चाक की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको मिटाने के लिए। उसमें सब कुछ जिस तरीके से कंप्यूटर होता है ना, सेम वैसे ही होता है। ठीक, तो इस तरीके से इन कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम फोन हो जाता है, जैसे कि अभी जो शिक्षा दी जा रही है। और उसके बाद से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हमने डिस्कस किया था क्या होता है। कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, ये क्या है, माध्यम है। यानी ऑनलाइन शिक्षा, यानी जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, स्मार्ट क्लासेस दे रहे हो, कौन इसके माध्यम हो जाते हैं, तो फोन, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ये सभी हो जाते हैं। यह व्यवस्था अत्यंत खर्चीली है, इसलिए भारत में यह कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिजिटल श्यामपट्ट क्या होता है। तो डिजिटल श्यामपट्ट से तात्पर्य ऐसे पर्दे से है जिस पर मशीन द्वारा जैसे कंप्यूटर आदि के रूप में प्राय दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है तथा कंप्यूटर द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। तो ये एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड हो जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि
रोजगार पोर्टलों को समझाइए, यानी रोजगार पोर्टल क्या होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में बेरोजगारों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है या बढ़ गई है। सभी लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के समय में आप देख ही सकते हो, इसलिए कई कंपनियां अपने यहाँ निकलने वाली जो भी विज्ञप्तियां हैं वो विवरण यानी वेबसाइट पर डाल देती है, और इन्हीं वेबसाइटों को हम रोजगार पोर्टल कहते हैं। जैसे कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा अच्छा पोर्टल यानी रोजगार के लिए कौन सा है, जहां आप अपना कोई भी वैकेंसी कब आ रहा है, लास्ट डेट, यानी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप कहाँ पर देख सकते हो। तो सरकारी रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, बट अगर हम कहें तो सरकारी रिजल्ट पर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का रोजगार पोर्टल होता है। तो सिंपल अगर हम कहें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है तो वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करती है कि अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देती है, और जो भी व्यक्ति उसका लाभ लेना चाहते हैं, उस वैकेंसी में अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वेबसाइट के माध्यम से अपने आप को देखते हैं कि क्या हमारी उतनी एलिजिबिलिटी है भी या नहीं। तो फिर उसमें वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनको रोजगार यानी जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं, उनको रोजगार मिलता भी है। ठीक है, तो इसे ही हम रोजगार पोर्टल कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 52 प्रश्न है कि कार्यालय कार्य प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। ये 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, और देखिए फ्रेंड्स ये भी 2019 का यही प्रश्न पूछा हुआ है कि कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण बताइए। सो फ्रेंड्स आइए इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कार्यालय यानी कार्य प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण जो है वो निम्नलिखित है। पहला कि कार्यालय के जो भी कामकाज होते हैं सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देना। दूसरा, सूचनाओं के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करना। जो भी इंफॉर्मेशन होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ हम कहीं भी सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ले सकते हैं। तीसरा, कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा प्रदान करना। फोर्थ, कार्यालय के अन्य विभागों तथा उनके सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना। और सबसे महत्वपूर्ण फिफ्थ है कि सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक यानी बहुत ही ज्यादा हम उसको सेफ्टी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी मितव्ययी व्यवस्था प्राप्त करना। तो ये हो जाता है कार्यालय में कार्यप्रणाली यानी जो भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण होते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो कार्यालय में इसका क्या लाभ होता है, यही ये पूछा था, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न 2017 में पूछा तो नहीं है, बट इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, काहे लिए छोड़ना। तो यहाँ पे 53 प्रश्न है कि दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखिए। तो दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोग क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला है साक्षरता कार्यक्रमों के लिए। ठीक है, उसके बाद से यानी साक्षरता यानी इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा होता है कि छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद से वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें शैक्षिक अवसर, और आज के टाइम में क्या यही तो हो रहा है, ऑनलाइन शिक्षा ही दी जा रही है, तो अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन यानी पाठ के लिए इसका महत्व है, और छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। तो ये दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक यानी जो कुछ भी दूरदर्शन के थ्रू आप इसमें एजुकेशन के फील्ड में क्या इसका उपयोग है, तो ये हो जाते हैं 5। 54 प्रश्न है कि ई बुक से आप क्या समझते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इसका फुल फॉर्म आप सभी देख लीजिएगा। इसका ई बुक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, यानी ई बुक से अभिप्राय है डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ठीक है, जैसे अभी मैं ये PDF है, ठीक है, अभी ये क्या है, एक प्रकार का ई बुक्स है, यानी मैं अभी चाहूं तो इसको आपको आप इसको खरीदेंगे, ठीक है, PDF के रूप में, तो वो एक प्रकार का क्या हो जाता है, ई बुक्स हो जाता है। जैसे कि फोटो क्लिक कर लेना, आप अगर टेक्स्ट करके यानी लिख के बनाते हो जो कुछ भी महत्वपूर्ण नोट्स है, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का ई बुक्स हो जाता है। फिर आपको आप बेचते हो, ठीक है, डिजिटल माध्यम से, तो एक प्रकार का ई बुक्स हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तकें कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती है। इन पुस्तकों को कंप्यूटर,
मोबाइल या डिजिटल यंत्रों में पढ़ा जाता है। तो जैसे मैं अभी जो पढ़ रही हूँ ये क्या है, एक प्रकार का ई बुक्स है, क्योंकि मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ बट आपके फोन में है और शो हो रहा है ना। तो इसलिए इसे हम डिजिटल यंत्रों में पढ़ सकते हैं या पढ़ा जाता है। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है और बांटा भी जाता है। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में होती है, जिसमें पीडीएफ सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। पीडीएफ ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर एवं फॉक्सटेट रीडर यानी इनके मतलब हम इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी ई बुक है तो यानी जो कुछ भी पीडीएफ होता है तो आप उसको ओपन करने के लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है। तो उसके बाद देखिए इसमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वालों का है। ये आकार में काफी विस्तृत है एवं पुराने सिस्टमों पर काफी मंद गति से चलता है। तो इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लिखना है कि यहाँ पे ई बुक्स क्या होता है। तो आप सिंपल क्या है कि ई बुक से अभिप्राय है डिजिटल रूप में पुस्तकों को होना। ई पुस्तकें कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती है। इन पुस्तकों को कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जाता है। ठीक है, या इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है। ऑनलाइन चैटिंग से लाभ क्या है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है। ऑनलाइन चैटिंग से तो यहाँ पे पहला हो जाता है व्यक्तियों को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक, और व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऑनलाइन चैटिंग से क्या मतलब बेनिफिट होते हैं। तो व्यक्तियों को टाइपिंग का ज्ञान होता है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। दूसरा, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न है 57 की डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं। तो डिजिटल विषय वस्तु का जैसे कि मतलब आप किस तरीके से डिजिटल तरीके से पढ़ा सकते हो। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, ई बुक्स हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, ये बहुत सारे मतलब साधन है। 58 प्रश्न है कि एडुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है। एडुसेट का परिचय दीजिए। एडुसेट क्या है, इसका उपयोग बताइए। एडुसेट यानी एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। बहुत ही ज्यादा ये लाइन महत्वपूर्ण है। एडुसेट क्या है, तो एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा, ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 20 सितंबर 2004, ठीक है, 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया और इससे भारत में दुरुस्त शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से बनाने के लिए इसका मतलब प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कि एडुसेट क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए इसको छोड़ा गया था। ठीक है, ताकि जो ऑनलाइन शिक्षा है, दुरुस्त शिक्षा है, ये प्रभावशाली ढंग से इसको पढ़ाया जा सके, बताया जा सके। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 59 प्रश्न है कि शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए ई बुक्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ई बुक्स विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। ये बुक्स पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर सदैव उपलब्ध रहती है। इन पुस्तकों का उपयोग करके छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री का चयन कर सकता है। इन पुस्तकों की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है और ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। यानी आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी किसी भी बुक्स को पीडीएफ के माध्यम से आप खरीद सकते हो, ले सकते हो, यानी आपके फोन में उसको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ई बुक्स के बारे में हो गया। वेब पोर्टल क्या होता है, तो यह एक तरह का संबंध पेज होता है।
जिसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति के लिए वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उसे जुड़े लिंक पेजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पेज खोलकर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो हम सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे, तत्पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा। यानी जो कुछ भी आप सर्च करते हैं उसके बाद जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन यानी जो भी आप, जैसे गूगल क्या है एक सर्च इंजन है, तो उसमें जो कुछ भी आप सर्च करते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लिंक, यानी आपको सबसे अच्छा कौन सा लिंक इफेक्टिव लगा, किस वेब पोर्टल में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी वो जो भी आपके सामने शो होते हैं वो क्या है, एक प्रकार का वेब पोर्टल होता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लिंक पे क्लिक करके आप किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, समाचार, सूचनाओं तथा आंकड़ों, ईमेल आदि से संबंधित होंगे। यदि हमें सूचना संबंधी जानकारी चाहिए तो हम उस आवश्यकता पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमें प्राप्त करनी है उसे डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि वेब पोर्टल होता क्या है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 2017 का पूछे हुए प्रश्न जो कि आपको बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई क्लासेस में 10 बजे वाली क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।